Hello everyone, welcome to KM Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। सो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में दो टाइप के ट्रेंड्स पढ़े थे, एक था फिजिकल ट्रेंड और दूसरा था केमिकल ट्रेंड। तो हमने फिजिकल ट्रेंड में दो ट्रेंड देख चुके, एक है एटॉमिक रेडियस और दूसरा है आयोनिक रेडियस। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया फिजिकल ट्रेंड, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ऐसी एक एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लग रही है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कौन से एटम से? यहाँ पे दिया है आइसोलेटेड गैसियस एटम से। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? जो हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती है फ्रॉम गैसियस एटम से, उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, ये है एक एटम, ठीक है। इस एटम के बीच में रहते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। और इसके बाहर जो रहते हैं वो क्या होते हैं? शेल होते हैं, डिफरेंट शेल होते हैं, ठीक है। और इस शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होते हैं निगेटिव चार्ज प्रेजेंट। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी लगती है ना, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके कहाँ जाता है? ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके इंफिनिटी के पास जाता है। तो एटम के लिए उसकी इंफिनिटी क्या होती है? एटम से 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस रहता है, वही होती है एटम के लिए उसकी इंफिनिटी। देखो, कोई भी एटम होता है ना, उस एटम के बीच में होते हैं पॉजिटिव चार्ज और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में ना एक फोर्स होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को इसी फोर्स की वजह से होल्ड करके रखते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स वाले मॉलिक्यूल्स की, यानी कि सॉलिड वाले कंपाउंड की, अगर सॉलिड हम लेंगे तो सॉलिड वाले के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है। अगर बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल वो अकेला होता है। इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस एटम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि एनर्जी जो लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किससे? फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे रिएक्शन हुई है, हमने एक गैसियस का एटम लिया है, ठीक है। इस गैसियस के एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसका मतलब इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हुआ, तो इसमें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तब ना यहाँ से जो एनर्जी निकली है, जब ये केमिकल रिएक्शन हुई है तो वहां से एक एनर्जी निकली है, यानी कि हीट निकली है, वो होता है डेल्टा एच। तो ये जो डेल्टा एच है ना, वो टू टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो निगेटिव होता है ना, वो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है।
तो जो पॉजिटिव होता है ना, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक एनर्जी। वो क्या होती है? एंडोथर्मिक एनर्जी। और जो निगेटिव होता है, एनर्जी वो रिलीज करता है, वो होता है एक्सोथर्मिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि वो एंडोथर्मिक एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं, तो हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो वहां पे जो एनर्जी लगती है वो होती है एंडोथर्मिक एनर्जी, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट होता है, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहाँ पे ना एक टर्म आती है, वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलेंगे? तो देखो, हमने एक गैसियस एटम लिया, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो वो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या हुआ? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि हमने पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो वो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बाद में हमने इसमें से क्या किया? और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो ये बन गया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हमने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। बाद में हमने और क्या किया? इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, बाद में और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, वो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। बाद में तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो वो हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? तो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ना 10 फेवरेट चीजें हैं, मेरे पास 10 फेवरेट चीजों की लिस्ट है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 के 10 ना चीजें मेरे फेवरेट है। मेरी कोई सिस्टर आती है और वो मुझसे कहती है कि तेरी एक फेवरेट चीज मुझे दे दे, तो मैं ना उसे, मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं उसे बड़े आसानी से दे दूंगी। बाद में वो और आती है दूसरी बार, वो क्या कहती है? मुझे ना तेरे 2 फेवरेट चीज दे दे, तो मैं तो जरा सोचूंगी ना, क्योंकि ये तो मेरे फेवरेट चीज है। पहली बार तो मैंने बड़े आसानी से दे दिया, लेकिन दूसरी बार तो मैं सोचूंगी ना, मैं 10 बार सोचूंगी उसको देने से पहले, क्योंकि ये तो मेरे फेवरेट चीज है। तो उसको ना ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे मुझसे 2 फेवरेट चीजें लेने के लिए, लेकिन मैं उसे दे दूंगी। फिर से वो मेरे पास आती है और वो मुझे बोलती है मुझे आपके 3 फेवरेट चीजें चाहिए, तो क्या ये मेरे 3 फेवरेट चीजें हैं, मैं उसे बड़े आसानी से दे दूंगी? नहीं ना, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट चीजें है, उसे बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, यानी कि उसे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, तब जाके मैं उसे अपने 3 फेवरेट चीजें दूंगी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसे आप रिलेट कर सकते हो यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक ही इलेक्ट्रॉन को हम पहली बार रिमूव करते हैं, तो ठीक है, जब पहली बार रिमूव करते हैं तो इसमें जो एनर्जी लगती है वो काफी कम होती है। बाद में दूसरी बार हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो इसमें जो एनर्जी लगती है ना, वो पहले से थोड़ी ज्यादा होती है। बाद में और हम एक बार एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो जो एनर्जी लगती है ना, वो बहुत ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थर्ड वाले आयनाइजेशन एनर्जी की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती है ना, वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो इसमें हमने आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ही क्यों यूज किया है, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इसलिए यूज किया है क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है और गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ना के बराबर होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने लिया है आइसोलेटेड गैसियस एटम। और दूसरी बात हमने क्या किया था, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोला जाता है एंडोथर्मिक एनर्जी। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और तीसरी बात, जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, बाद में और दूसरी बार हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसी तरीके से होता है ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले पहला वाला कम होता है दूसरे से, दूसरा वाला कम होता है तीसरे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम ना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे कि ग्रुप में किस तरह से होती है। तो देखो ग्रुप में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में देखेंगे सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो ग्रुप में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है, सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, सभी में एस ऑर्बिटल में है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में है, यानी कि इस वाले शेल में है, सेकंड का भी इस वाले शेल में है, थर्ड का भी, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी। तो इन सारे जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट वाले शेल में एक एक ही है। अब देखो फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि इसके न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये काफी नजदीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है तो ये जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके लगता है एक फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स रहेगा ना वो काफी स्ट्रांग रहेगा, यानी कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काफी एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई होती है। अब जैसे हम सेकंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा दूर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ये न्यूक्लियस से दूर गया तो इसमें जो पावर लग रही थी इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम होगी। बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया। तो और दूर हो गया इसका मतलब और इसका पावर जो है इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा था न्यूक्लियस का वो कम हो गया। जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है ये काफी दूर होते जाएगा, ये काफी दूर होते जाएगा। जैसे जैसे दूर होते जाएगा वैसे वैसे ये न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पावर लग रही थी अट्रैक्ट करने की वो कम होती जाएगी और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है। यानी कि हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो डिक्रीज होती जाती है। अब देखते हैं कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से होती है। तो अगर हम बात करते हैं पीरियड में हम जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होती है। कैसे, तो देखो जनरली हमने यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिए हैं तो इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ना हमेशा इंक्रीज होती जाती है। तो कैसे, देखो
यहाँ पे सबसे पहले है लिथियम। लिथियम से ज़्यादा होती है बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं आपको ये ना यहाँ पे एक चेतावनी दे देती हूँ, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमें ना आते जाते ना एक्सेप्शन ही मिलते। तो यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट है बेरिलियम और बोरॉन, और दूसरा एक्सेप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सेप्शन देखते हैं बेरिलियम और बोरॉन का। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और बोरॉन का है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हमें इसमें का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम बेरिलियम का अगर रिमूव करेंगे तो हम 2s में से निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हम p वाले ऑर्बिटल से निकालेंगे, 2p ऑर्बिटल से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2s ऑर्बिटल रहता है ना, ये न्यूक्लियस के काफी पास होता है, और ये जो 2p ऑर्बिटल है ना, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। तो ये दूर होता है और ये पास होता है, तो ये पास होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो काफी ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। तो इसके वजह से इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरॉन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे एक्सेप्शन की। दूसरा एक्सेप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब यहाँ पे देखो p वाले हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से p से ही निकालेंगे 2p से, और यहाँ पे भी हम 2p से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे 2p3 है और यहाँ पे 2p4 है। तो हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी ऑर्बिटल हो, उस ऑर्बिटल में चाहे फिर वो फॉर एग्जांपल देखो, अगर p ऑर्बिटल है वो चाहे हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, d ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, f ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फील्ड है, और ये वाला p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड नहीं है, ना ही वो फुल फील्ड है। तो इससे ना ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसकी हाई होती है ऑक्सीजन से। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड पीरियड का, वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से, और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। सबसे पहले लिथियम, बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का ज्यादा, बेरिलियम का ज्यादा, बोरॉन का कम, बाद में कार्बन, बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाद में फ्लोरीन और नियॉन। तो इसी तरीके से हम थर्ड वाले पीरियड के एलिमेंट का भी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न फॉलो होगा। और ग्रुप में क्या था, ग्रुप में चाहे फिर आप वो कौन सी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो उसमें से कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। ये हम देख चुके हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना, ग्रुप में देखा था हमने, जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है वैसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। और सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा आ जाती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हाई एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वहां पे इंक्रीज होती है। और यहाँ पे थर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये देखा है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, वहां पे हाई एनर्जी देनी पड़ती है। तो एस का ज्यादा होता है पी से, तो इस तरह से पेनिट्रेशन पावर होता है। बाद में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ चुके हैं। हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ये मुश्किल है, इसीलिए वहां पे हाई एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो बस यही बचा था शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किस तरह से काम करती है, देखो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कोई एक एटम है, इस एटम का ये एक शेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका ये बाहर का शेल है, ये दूसरी शेल, ये इसकी है इनर शेल, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है इसकी इनर शेल, इनर शेल, और ये है इसकी आउटर शेल। तो ये जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ना क्या बनाते हैं पता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाते हैं, शील्ड कह लो या स्क्रीन कह लो, यानी कि ये एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा शील्ड स्ट्रांग होगा, ये डिपेंड करता है कौन से टाइप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एस है, पी है, डी है, एफ है। अगर एस में होगा तो एस में तो सबसे ज़्यादा होता है, पी से बाद में डी में होता है, बाद में एफ में होता है, यानी कि एस में सबसे ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ ऑर्बिटल में है। तो ये इनर शेल जो है ये शील्ड कैसे बनाता है, तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनर शेल में, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल में हो या चाहे फिर वो आउटर शेल में हो, ये दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट क्या होता है, ये इनर शेल ना इसके इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करते, तब ये इनर शेल क्या करता है, जब ये न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इनर शेल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो रिपेल करने की वजह से अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन की तरफ कम हो जाता है, यानी कि रिपल्शन जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाता है और अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल के, यहाँ पे एक शील्ड बन जाती है। इस शील्ड के कारण, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड होगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा शील्ड होगा। अब जितना ज़्यादा शील्ड होगा उतने ही इजीली हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर जो इस पर लग रहा था आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो गया, उतने ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। और जितने आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसका मतलब हमें वहाँ पे आयनाइजेशन जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है। तो इसकी वजह से जिस तरह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है ना, उसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है। आई होप आपको समझा होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वर्क करती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।